So far we have learned about the general equation of flux, in which we observe that the flux, electric flux, is represented by phi, and it is depend on magnitude of electric field, area, magnitude of area, and cos value of angle between area vector and electric field. What if the given area is not regular? Means how to calculate the flux if this is the equation for a flux when electric field is uniform and area is considered to be regular. अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना हो, एरिया रेगुलर ना हो, तो हम फ्लक्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो और साथ में जिस एरिया से हमें फ्लक्स निकालना है वो एरिया रेगुलर ना हो के इरेगुलर है, इरेगुलर का मतलब कर्व सरफेस है, तो हम कैसे उसके अलोंग फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे? तो इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को जानने के लिए मान लिया जाए कि हमने एक पॉजिटिव चार्ज कंसिडर किया, तो ये इस पॉजिटिव चार्ज के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिलेटेड विथ अ चार्ज, सो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इस चार्ज के चारों तरफ क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर हम एक कर्व सरफेस एरिया कंसीडर करते हैं, तो कर्व सरफेस एरिया का कंसीडरेशन मैंने ऐसा कुछ कर लिया। लेट द कर्व सरफेस दैट वी कंसीडर टू बी लाइक दिस। नाउ as we observe here, let the curved surface will be this one be the curved surface. More complicated अगर हम बनाना चाहे तो ये मैंने एक कर्व सरफेस ले लिया। अब अगर इस कर्व सरफेस को देखा जाए तो इस कर्व सरफेस के अलोंग फ्लक्स हमें कैलकुलेट करना है, इस कर्व सरफेस के अलोंग। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारा जॉब क्या है कि इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अगर हम यहाँ एक कर्व सरफेस को रखते हैं तो व्हाट विल बी द फ्लक्स? हाउ टू कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस विच इज़ कर्व एंड द फील्ड इज़ यूनिफॉर्म। अब यहाँ हमें जानना है कि क्या इस कर्व सरफेस से जो फील्ड अटैच हो रही है, लिंक हो रही है, क्या वो फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? तो हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? E इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब अगर R की वैल्यू किसी पोजीशन के, किसी लोकेशन के सेपरेशन चार्ज से डिफरेंट हो, R की वैल्यू डिफरेंट हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहाँ पे डिफरेंट होगी। तो अगर हम देखें तो इस चार्ज, जिस चार्ज के कारण ये हमने फील्ड को रिप्रेजेंट करा है, इस फील्ड से यहाँ का सेपरेशन, यहाँ का सेपरेशन, यहाँ का सेपरेशन, हर लोकेशन का सेपरेशन डिफरेंट है। और अगर लोकेशन से सेपरेशन का सरफेस से सोर्स चार्ज का सेपरेशन डिफरेंट है, ऐसे कंडीशन पे फील्ड की मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट होगी। तो अगर इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, हर एक पोजीशन पे इस क्लोज कर्व सरफेस के फील्ड की पोजीशन, फील्ड की मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, तो ये फील्ड कैसा कहा जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म कहा जाएगा। साथ में हम ये जानते हैं कि फ्लक्स के फॉर्मूले में E A cos थीटा, तो अब हमें देखना है कि थीटा क्या है। तो थीटा इज एन एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो यहाँ पे इस जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर देखा जाए तो अगर इसके अलोंग हम एक नॉर्मल ड्रॉ करें तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल एंड दिस इज फील्ड। यहाँ पे ड्रॉ करें तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज नॉर्मल। यहाँ पे ड्रॉ करें तो हम देखेंगे नॉर्मल इधर, फील्ड उधर। इस पॉइंट पे अगर ड्रॉ किया जाए, मान लेते हैं हम सरफेस को और ऐसे कॉम्प्लिकेट कर दे, तो यहाँ पे नॉर्मल की डायरेक्शन इधर,
फील्ड की डायरेक्शन इधर। तो हम देख रहे हैं कि कर्व सरफेस जिससे हमारी फील्ड लाइंस अटैच हो रही है, लिंक हो रही है, दैट कर्व सरफेस का वेक्टर, नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड की एंगल्स भी हर एक पोजीशन पे डिफरेंट है। तो क्या ऐसे कंडीशन पे अगर हम देखें तो इस पूरे कर्व सरफेस में थीटा की वैल्यू बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज डिफरेंट एट ईच पॉइंट, एवरी पॉइंट, as well as electric field magnitude will be different also. So we cannot apply this formula for calculating the flux through this curved surface. अब अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो व्हाट विल बी द प्रोसीजर टू कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस। तो हम इसको अभी जानते हैं कि कैसे हम इस क्लोज सरफेस के अलोंग फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे। तो जो टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं वो टॉपिक क्या है कि हम लोग फ्लक्स को जानेंगे, कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स व्हेन फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। फील्ड कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म है, एज वेल एज जो सरफेस हमने कंसिडर किया है एंड सरफेस इज कर्व, नॉट रेगुलर, इर्रेगुलर सरफेस हमने ले रखा है। ठीक है, तो अब देखना है कि हम ऐसे प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब ऐसा हम इस तरह की सिचुएशन हमारे साथ होगी तो सबसे पहला काम हमें है कि इस पूरे सरफेस को इन्फानाइट पार्ट में डिवाइड कर देना है। अगर हम इन्फानाइट पार्ट में डिवाइड कर ले तो जैसे कह लिया जाए कि हमने एक कर्व सरफेस ऐसे कंसिडर कर रखा है और ये मैंने एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा है। अब इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पे लाइंस फील्ड की जुड़ रही होंगी, यहाँ पे लाइन फील्ड की जुड़ रही होंगी, यहाँ पे जुड़ रहे होंगे। अगर हम 3 डिफरेंट लोकेशन ही कंसिडर करें तो हम देखेंगे ये सेपरेशन, लेट दिस सेपरेशन इज R, this separation is R, so this will be different than R, let consider R dash. So ऐसे कंडीशन पे ये जो सरफेस हमने कंसिडर कर रखा है बच्चों, इस सरफेस पे ये जो सरफेस हमने यहाँ पे कंसिडर कर रखा है, इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिफरेंट होगी हर एक पॉइंट पे। साथ क्यों? क्योंकि सेपरेशन डिफरेंट है। और साथ में अगर हम यहाँ हर एक पॉइंट पे देखें तो हर एक पॉइंट पे एंगल्स भी बन रहे होंगे, तो यहाँ के थोड़ी रेगुलरिटी हो गई है सरफेस में, जिसके कारण एंगल्स हमारा कांस्टेंट दिख रहा है हर एक पॉइंट पे। बट अगर इस सरफेस में देखें तो एंगल डिफरेंट दिखेगा। तो ऐसे हम ये जान रहे हैं कि एज द सिचुएशन इज लाइक दिस, the electric field and the angle between the electric field and area vector will be different at each point throughout the surface. So our main motto is to divide the surface into infinite part in such a way that the flux or the field related to any small element will be constant. ठीक है, तो हमने इस पूरे कर्व सरफेस को इन्फानाइट पार्ट में डिवाइड कर देना है। तो मान लिया जाए कि हमने इस कर्व सरफेस को इन्फानाइट पार्ट में डिवाइड किया और इन्फानाइट पार्ट को में डिवाइड करते समय हमने एक छोटे से एलिमेंट का एरिया कंसिडर कर लिया। लेट द एरिया विल बी dA। तो हमारा क्या काम है? हम ऐसे प्रॉब्लम में हमें करना क्या है कि हम डिवाइड कर देंगे पूरे सरफेस को, डिवाइड द सरफेस into small element। स्मॉल एलिमेंट में हम सरफेस को क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। स्मॉल एलिमेंट है तो उस स्मॉल एलिमेंट का एरिया मैंने dA कंसीडर कर रखा है। अब इस तरीके से अगर स्मॉल एलिमेंट में हम डिवाइड करेंगे बच्चों, तो हम देखेंगे कि स्मॉल एलिमेंट का जब डिवीजन किया गया तो नाउ द फील्ड थ्रू दैट स्मॉल एलिमेंट विल बी कांस्टेंट। अब क्योंकि अगर ये स्मॉल एलिमेंट स्मॉल मान लिया जाए, यहाँ से यहाँ तक का टोटल सेपरेशन है, टोटल जो सरफेस है वो 10 मीटर है, हमने एक मीटर में डिवाइड कर लिया, छोटे छोटे स्मॉल पोर्शन में डिवाइड कर लिया, तो ऐसे 10 पार्ट हो गए। अब हम 10 पार्ट में एक पार्ट को कंसिडर करते हैं, वो पार्ट मान लिया जाए, हमने कहा कि दैट पार्ट कंटेन एन एरिया स्मॉल। तो उस स्मॉल एरिया में से जो फील्ड लिंक हो रही होगी, दैट फील्ड विल बी नाउ कांस्टेंट एंड
द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द वेक्टर एरिया वेक्टर इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। सो हमें इस तरीके से अगर दिस स्मॉल एलिमेंट के थ्रू फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो फ्लक्स कितना होगा? द फ्लक्स linked with small element B, क्योंकि एरिया भी छोटा है तो फ्लक्स भी छोटा होगा, तो उस फ्लक्स को अगर हम कैलकुलेट करें तो फ्लक्स की वैल्यू डी फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया कंपोनेंट से क्या हो गया? कांस्टेंट, तो E, दैट फील्ड विल बी कंसिडर्ड टू बी E एंड द एरिया ऑफ दैट रीजन विल बी A. सो दिस विल बी द फ्लक्स इस स्मॉल एलिमेंट पे। अब अगर अभी हमने इस 10 मीटर के सरफेस को 10 पार्ट में डिवाइड किया था और हमने कहा था एक स्मॉल डेल्टा ए की वैल्यू कितनी है? 1 मीटर स्क्वायर। सो ऐसे कंडीशन पे अगर हम इसके इन्फानाइट पार्ट करें और भी छोटा पार्ट करें तो हम कह सकते हैं कि द फ्लक्स लिंक विद द स्मॉल पोर्शन विल बी दिस। अब अगर इस एरिया को हम बढ़ाएं तो ऐसे स्मॉल फ्लक्स भी बढ़ते जाएंगे, इन्फानाइट होते जाएंगे। तो हम कहें कि अगर हमने पहले डी फ्लक्स कैलकुलेट किया थ्रू अ स्मॉल एरिया इस एरिया से, उसी तरह से डी फ्लक्स कैलकुलेट कर ले अगले स्मॉल एलिमेंट एरिया से, उसी तरह से डी फ्लक्स कैलकुलेट कर ले अगले स्मॉल एलिमेंट एरिया से, और इसी तरह से पूरे सरफेस के स्मॉल एलिमेंट से हमने फ्लक्स कैलकुलेट किया, तो हम देखेंगे क्या कि सारे से फ्लक्स आ गए हैं और सबका हमें बस समेशन करना है टोटल फ्लक्स के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि इफ स्मॉल एलिमेंट अप्रोचेज इन्फानाइट, ऐसे हम स्मॉल एलिमेंट्स को अगर इन्फानाइट करें तो ये डी फ्लक्स एलिमेंट भी बढ़ते जाएंगे। देयरफॉर डी फ्लक्स एलिमेंट इज ऑल्सो इंक्रीजेज। ठीक है। सो अगर स्मॉल एलिमेंट को हमने बढ़ाना शुरू कर दिया, जैसे हमने इस पूरे 10 मीटर स्क्वायर एरिया को 10 पार्ट में डिवाइड किया था, तो एक पार्ट कितने का हुआ? एक पार्ट 1 मीटर स्क्वायर का हुआ। नाउ अगर हम इस 10 मीटर एरिया को 100 पार्ट से डिवाइड कर दें तो 100 पार्ट कहेंगे तो एरिया क्या होगा? और भी छोटा होगा। तो इस तरीके से अगर हम इस स्मॉल एरिया को छोटा करते जाएं तो ऐसे स्मॉल एरिया के नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इंक्रीज होते जाएंगे इन्फानाइट। अब अगर ऐसे ये वाले एलिमेंट इन्फानाइट इंक्रीज हो जाएंगे तो हम सबके कारण जब फ्लक्स का समेशन करेंगे तो वो भी इन्फानाइट होगा, और इन्फानाइट नंबर ऑफ फ्लक्स को एडअप करने के लिए हम मैथमेटिकल अलजेब्रा नहीं, हम किसका यूज करेंगे? कैलकुलस का। तो बाय यूजिंग कैलकुलस हम टोटल फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, और टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम इंटीग्रेट कर देंगे इस पूरे सरफेस एरिया को। तो टोटल फ्लक्स जो होगा उस टोटल फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ E और वो स्मॉल एरिया A। ठीक है। अब अगर ये हमने फॉर्मूला पाया कि हाउ टू कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस, तो अगर हमें फ्लैट सरफेस से फ्लक्स को कैलकुलेट करना है तो हमने पीछे फॉर्मूला देखा ही था। अब अगर कर्व सरफेस के कारण हमें फ्लक्स को कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ EdA, एक स्मॉल एलिमेंट को लेके ओवर द सरफेस उसे इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। ठीक है। अब अगर ये सरफेस हमारा कर्व सरफेस जो है, ये एक सरफेस क्लोज सरफेस होता कुछ इस तरीके से कि यहाँ पे एक चार्ज हमने रख रखा है और इस चार्ज को हमने एक क्लोज सरफेस में रख लिया है। नाउ द फ्लक्स विल बी कंसिडर्ड टू बी द फ्लक्स रिलेटेड विथ नॉट अ कर्व सरफेस, इट इज
विथ अ क्लोज सरफेस, और उसके लिए हम सिंपली इंटीग्रेशन को इनसर्कल करके बताएंगे कि द गिवन फ्लक्स इज कैलकुलेटेड विद द क्लोज सरफेस एंड द फॉर्मूला फॉर electric flux due to closed surface will be this. What is the what this encircle over the curve integration denotes? It will denotes the surface is closed. ठीक है, तो क्लोज सरफेस से अगर हमें फ्लक्स को रिलेट करना है तो क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे ई ओवर द सरफेस, और सिंपली अगर हम कर्व सरफेस से निकाल रहे हैं तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए। तो ये हमने ये जाना कि हाउ टू कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू द इर्रेगुलर सरफेसेस। ठीक है, टॉपिक हम लोग जो स्टडी करेंगे वो है गॉस लॉ। इसमें हम ये जानेंगे कि गॉस ने लॉ दिया एक कि कैसे हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं क्लोज सरफेस से। तो सबसे पहले हम गॉस लॉ को जब स्टडी करेंगे तो गॉस ने क्या स्टेटमेंट दिया था इसे जानेंगे, उस स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे कि हाउ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, और साथ में इससे रिलेटेड एप्लीकेशन भी हम ये जानेंगे कि गॉस लॉ का यूज़ करके कैसे हम डिफरेंट सिचुएशन में फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, और एप्लीकेशन देखेंगे गॉस लॉ का कि हाउ टू कैलकुलेट फील्ड थ्रू द स्टेटमेंट गिवन बाय गॉस लॉ। सो सबसे पहले हम देखते हैं स्टेटमेंट क्या है गॉस लॉ का। तो गॉस ने जो स्टेटमेंट दिया था बच्चों वो ये था कि द टोटल फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस से, स्टेटमेंट को देखते हैं तो मान लिया जाए हमने एक चार्ज रख दिया, दिस इज अ चार्ज एंड द चार्ज इज इनक्लोज इन अ क्लोज सरफेस। एक क्लोज सरफेस पे हमने एक चार्ज को इनक्लोज कर दिया। सो जो चार्ज उस क्लोज सरफेस के अंदर इनक्लोज है, सो उस चार्ज से फील्ड लिंक हो रही होगी और वो फील्ड इस क्लोज सरफेस से अटैच हो रहा होगा, लिंक हो रहा होगा। तो व्हाट विल बी द टोटल फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस। तो उनके स्टेटमेंट के हिसाब से द टोटल फ्लक्स लिंक विद द क्लोज सरफेस विल इक्वल्स टू, ठीक है, तो टोटल फ्लक्स लिंक विद द क्लोज सरफेस इज 1/ε टाइम्स द चार्ज इनक्लोज थ्रू द सरफेस। उस सरफेस ने जितना भी चार्ज इनक्लोज करा होगा, उस सरफेस से अंदर जितने भी चार्ज होंगे, उन नेट चार्ज को अगर हम 1/ε टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें फ्लक्स मिल जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू गॉस द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद नेट फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस। याद रखना है हमें कि जो फ्लक्स कैलकुलेट करा जा रहा है गॉस लॉ के द्वारा वो क्या है, क्लोज सरफेस से है। तो क्लोज्ड सरफेस से अगर हम टोटल फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं तो ये फ्लक्स जो होगा, टोटल चार्ज नेट चार्ज इनक्लोज इनसाइड अ क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन टाइम्स परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस टाइम्स होंगी। ठीक है, तो ये हमारा गॉस का स्टेटमेंट था। अभी साथ में हमने फ्लक्स में ये भी जाना है कि नेट फ्लक्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस। सो दिस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू द चार्ज इनक्लोज थ्रू अ क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। एंड व्हाट इज दिस एप्सिलॉन, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो गॉस के स्टेटमेंट में हमने ये जाना है कि फ्लक्स को कैसे क्लोज सरफेस से कैलकुलेट करा जा सकता है। अब इस गॉस लॉ के स्टेटमेंट को हम प्रूफ करेंगे कि कैसे ये गॉस का स्टेटमेंट टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस विल इक्वल्स टू क्यू नॉट बाई क्यू टाइम्स द चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन टाइम्स एन। अब हम देखते हैं कि इसके प्रूफ कैसे करना है। हमें प्रूफ करेंगे कि टोटल फ्लक्स, नेट फ्लक्स जो हो रहा है, नेट फ्लक्स क्लोज सरफेस से कैसा है, ये मैंने क्लोज सरफेस लिखा है और क्लोज सरफेस से नेट फ्लक्स का फॉर्मूला हमने पहले कैलकुलेट कर रखा है, एंड दिस विल बी ई डी एस टाइम्स इंटीग्रेशन के अंदर, एंड दिस विल इक्वल्स टू क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यही हमें प्रूफ करना है। तो मान देते हैं कि हमने एक चार्ज कंसिडर कर रखा है। लेट अस कंसिडर दिस इज ए चार्ज एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज क्यू। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या हो रहा होगा, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जुड़ रही होंगी। तो हम इसके अलोंग, इसके सराउंडिंग में स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। तो दिस विल रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विथ दिस चार्ज। ओके, अब देखते हैं कि हमने इस चार्ज को एक क्लोज सरफेस में रख दिया
मान लिया जाए कि हम इस चार्ज की ज्योमेट्री स्फेरिकल कंसिडर कर रहे हैं और सिंप्लिसिटी के लिए हमने स्फेरिकल क्लोज सरफेस कंसिडर किया जिसके अंदर हमने चार्ज को रखा है। तो लेट अस कंसिडर अ चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड अ स्फेरिकल सरफेस हुज रेडियस इज r। ठीक है, हमने एक कर्व सरफेस क्लोज सरफेस लिया और उस क्लोज सरफेस के अंदर हमने चार्ज को रख दिया और जो क्लोज सरफेस लिया है वो कैसा है, स्फेरिकल क्लोज सरफेस है। ठीक है, तो इसको नोट करते हैं। लेट मालूम है कि इस क्लोज सरफेस से फ्लक्स निकालना है, तो नेट फ्लक्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारे पास हमने पीछे पढ़ रखा है। दिस विल बी द क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ EdS, यही होता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इस क्लोज सरफेस को लिया जाए और इस क्लोज सरफेस का एक स्मॉल एलिमेंट मैं यहाँ ले लेता हूँ, इस पूरे क्लोज सरफेस का एक स्मॉल एलिमेंट मैंने यहाँ ले लिया। लेट दिस स्मॉल एलिमेंट इज ds। सो द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट दिस स्मॉल एलिमेंट इज दिस एंड द वैल्यू ऑफ दिस फील्ड विल बी कंसिडर्ड टू बी E। साथ में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी किधर होगी, फील्ड के डायरेक्शन की तरफ। तो हम कह सकते हैं कि इस स्मॉल एलिमेंट के कारण जो फ्लक्स लिंक्ड होगा तो उसे हम देखें द टोटल, देन तो हम इसको नोट करते हैं कि द फ्लक्स लिंक्ड विद द फ्लक्स लिंक्ड विथ स्मॉल एलिमेंट शोन इन फिगर। इतना ये जो हमारा फिगर है, दिस इज फिगर नंबर 1, और इसमें हमने कहा द फ्लक्स लिंक्ड विथ ds एलिमेंट ऑफ फिगर इज, हम कह रहे हैं कि स्मॉल फ्लक्स लिंक्ड हो रहा है और इस स्मॉल फ्लक्स को मैंने डी फ्लक्स किया है और दिस विल बी इक्वल्स टू EdS। क्योंकि इन दोनों एरिया जो फ्लक्स हम जो स्मॉल एलिमेंट लिया है उसका नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल क्या होगा, तो हम कहेंगे एंगल 0 डिग्री। सो वेक्टर E डॉट वेक्टर ds, और साथ में इसको जब सॉल्व करेंगे तो cos थीटा आएगा और cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। सो द फ्लक्स विल बी EdS सिंपली, क्योंकि cos थीटा यहाँ क्या हो गया है, 0 डिग्री। तो अब इस स्मॉल एलिमेंट को अगर इंटीग्रेट कर दिया जाए तो टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। सो हम यहाँ लिखें कि टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस will equals to close integration of EdS, और EdS क्या है हमने यहाँ पे लिख रखा है, नाउ E इंटू ds। चल इसको ऐसे देखते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट होगी, हाँ KQ/r², यहाँ पे भी कांस्टेंट होगी KQ/r²। तो सरफेस के हर एक स्मॉल एलिमेंट के लिए फील्ड क्या है, कांस्टेंट। तो हम इस फील्ड को कॉमन आउट निकाल सकते हैं। तो टोटल फ्लक्स जो लिंक होगा उसे क्या लिखा जा सकता है, E क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds। हमें ये मालूम है कि इस E की वैल्यू कितनी होती है, तो हम उसे लिखते हैं 1/4πε0। दिस विल बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। चार्ज, जिस चार्ज के कारण ये फील्ड हो रहा है वो चार्ज क्या है, Q, और दोनों के बीच का सरफेस ds एलिमेंट और चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है वो क्या है, r²। और इंटीग्रेशन अगर हम कर दे, पूरे सरफेस का इंटीग्रेशन करा जाए तो हम देखेंगे स्मॉल एलिमेंट को अगर हम सम अप करें तो पूरा का पूरा स्फीयर बनेगा एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4πr²। तो इंटीग्रेशन ऑफ ds विल बी व्हाट, it will be equals to 4πr²। So flux linked with the closed surface will equals to, यहाँ से देखा जाए तो हम इसको तो रख सकते हैं, this value Q/4πε0r², और इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या होगा, this will equals to 4πr²। Now this 4π will cancel out, 4πr² will cancel out r², and this will equals to the total flux link will be equals to Q/ε0, and this is the statement given by Gauss। तो हमारा गॉस का वेरिफिकेशन सिंपली हम कर सकते हैं, ये हमारा वेरिफिकेशन ऑफ गॉस लॉ है।
कैसे हमने गॉस को प्रूफ किया कि हाउ द टोटल फ्लक्स लिंक विद द क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू द चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये हमने जाना कि गॉस का स्टेटमेंट क्या है, साथ में गॉस लॉ के प्रूफ को भी देखा कि कैसे क्लोज सरफेस एरिया से जो टोटल चार्ज होगा, टोटल फ्लक्स जो होगा वो चार्ज को 1/ε0 से डिवाइड करके हम पा सकते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन बन रहा है बच्चों कि अगर इस चार्ज को हम यूनिट मैग्नीट्यूड का कंसिडर कर ले तो व्हाट विल बी द फ्लक्स। तो इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द फ्लक्स लिंक विद द चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1 यूनिट एंड प्लेस इन अ क्लोज सरफेस। तो देखते हैं कि अगर एक चार्ज जिसकी मैग्नीट्यूड कितना लिया गया है 1 कूलम और उसको हम प्लेस कर दें, प्लेस्ड इन क्लोज सरफेस, तो फ्लक्स कितना होगा, क्या कैलकुलेट करना है हम लोग को, फ्लक्स। तो हम क्वेश्चन क्या लिखे हैं कि व्हाट कैलकुलेट फ्लक्स व्हेन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम इज प्लेस्ड इन अ क्लोज सरफेस। तो द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, वी अप्लाई द गॉस लॉ। तो क्लोज सरफेस यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सरफेस कैसा है, क्लोज। तो क्लोज सरफेस से जो टोटल फ्लक्स लिंक्ड होती है क्लोज सरफेस से, उसकी वैल्यू क्या होती है, चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट, एंड द वैल्यू ऑफ दिस चार्ज इज 1 कूलम एंड द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज, अगर देखा जाए तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाता है। और अगर इस 4 पाई को हम उस तरफ भेज दें तो 1/ε0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हम कहेंगे 4 पाई इंटू K हो जाएगी। नाउ तो इस 1/ε0 के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 पाई K एंड द वैल्यू ऑफ K इज 9/10⁹. So this will multiply to become 36 pi 10⁹. ठीक है, ये हमने निकाल लिया। और अगर हम देखते हैं कि फ्लक्स की यूनिट क्या थी, तो फ्लक्स की यूनिट हमने कैलकुलेट कर रखा था, फ्लक्स EDS था, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये हमने रिजल्ट पा लिया। ठीक है, तो हमारे पास 1 कूलम चार्ज के कारण एक क्लोज सरफेस से जो टोटल फ्लक्स लिंक्ड होगा वो कितना है, उसे हम कैलकुलेट कर लिए। अब इस गॉस लॉ के कुछ कंक्लूजन को देखा जाए तो हम कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि व्हाट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गॉस लॉ एंड हाउ वी यूज दिस कैरेक्टरिस्टिक टू सॉल्व द न्यूमेरिकल रिलेटेड टू गॉस लॉ। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, तो हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ के कैरेक्टरिस्टिक को जानते हैं बच्चों। पहला कैरेक्टरिस्टिक है द फ्लक्स लिंक्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस ओनली डिपेंड ऑन द चार्ज विच इज इनसाइड अ क्लोज सरफेस। तो उसको नोट करा जाए, द फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस depend only the charge enclosed। जो चार्ज इनक्लोज्ड है क्लोज सरफेस से, सिर्फ उसके ऊपर फ्लक्स जो होगा क्लोज सरफेस के कारण वो डिपेंड होगा। जैसे प्रॉब्लम में देखा जाए कि मान लिया जाए ये मैंने एक क्लोज सरफेस कंसीडर कर रखा है, इस क्लोज सरफेस से मैंने मान लिया जाए इस क्लोज सरफेस के अंदर मैंने 5 कूलम का चार्ज रख रखा है, 5 कूलम का चार्ज यहाँ पे है। तो आप मुझे बताओ कि इससे जो फ्लक्स लिंक्ड होगा वो क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे इस केस में जो फ्लक्स होगा वो 5 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट यही होगा। ठीक है, इसको हम यहाँ पे इसके अंदर जो चार्ज रखा हुआ है उसे प्लस क्यू कंसिडर करें, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, प्लस क्यू। तो ये तो समझ में आ रहा है कि द फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस डिपेंड ऑन द चार्ज इनक्लोज। अब अगर हम कह लें कि यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, केस सेकंड देख रहे हैं कि यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे प्लस 2q चार्ज रखा हुआ है, तो अब जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स इन दिस सिचुएशन। तो अभी हमने ये पॉइंट लिख रखा है कि जो फ्लक्स
क्लोज सरफेस से रिलेट होगा वो सिर्फ उस पॉइंट पे डिपेंड करता है, उस चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा जो चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर है। तो हम इसको यहाँ पे देखो लिख रखे हैं, द फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस डिपेंड ऑन द नेट चार्ज। लेट, इसको मैं यहाँ मिस कर दिया था कि नेट चार्ज इनक्लोज। तो कौन कौन सा चार्ज इनक्लोज है इस क्लोज सरफेस में? क्या ये चार्ज इनक्लोज है? तो हम कहेंगे नहीं। तो इससे जो हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे वो फ्लक्स सिर्फ उस चार्ज से डिपेंड करेगा जो चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर है। ये चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर नहीं है, तो इस सिचुएशन पे भी जो फ्लक्स होगी वो कितनी हो जाएगी? दिस विल बी इक्वल्स टू प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम थर्ड सिचुएशन ले रहे हैं। मान लिया जाए थर्ड सिचुएशन हमने ले रखा है कि यहाँ पे जो चार्ज है इस क्लोज सरफेस के अंदर वो प्लस क्यू है, यहाँ पे -3q यहाँ पे, और बाहर हमने रख रखा है +5q। नाउ इस सिचुएशन पे जो फ्लक्स लिंक होगी वो फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगी? इस चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगी क्या? ये जो चार्ज हमने कंसिडर कर रखा है इस पे डिपेंड करेगी क्या? तो नहीं, हम अभी डिस्कस इसके बारे में कर रहे हैं कि फ्लक्स क्लोज सरफेस से, सिर्फ क्लोज सरफेस से फ्लक्स उन्हीं चार्ज के ऊपर डिपेंड होता है जो चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर है। तो ये चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर नहीं है, तो इस पर डिपेंड फ्लक्स नहीं होगा। साथ में अब अगर देखा जाए तो क्लोज सरफेस के अंदर दो चार्जेज हैं, कौन कौन से? एक -3q और एक +q। तो यहाँ पे पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है? नेट चार्ज इनक्लोज। तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों? तो हम कहेंगे इस सिचुएशन पे देखें तो -3q और +q तो मिलके क्या हुआ? -2q। तो नेट फ्लक्स जो हो जाएगा वो क्या होगा? -TQ/2q/ε0। ठीक है, तो हम जब भी फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि उसी चार्ज को हम रिस्पॉन्सिबल कंसिडर करेंगे फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए क्लोज सरफेस से, जो क्लोज सरफेस के अंदर लाई कर रहा होगा। ठीक है, इस पॉइंट देखना है, द फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, और इस क्लोज सरफेस को हम गॉस लॉ के लिए अप्लाई कर रहे हैं। गॉस लॉ का यूज़ कर रहे हैं इस क्लोज सरफेस से फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए, इसलिए हम कॉमनली इसको गॉसियन सरफेस भी कहते हैं। ठीक है, क्या नाम देंगे इसको? गॉसियन सरफेस। एक क्लोज सरफेस, एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस को हम गॉसियन सरफेस का नाम दे रहे हैं, जिसका यूज करके हम गॉस लॉ को इम्प्लीमेंट करेंगे फ्लक्स के कैलकुलेशन में। तो हमें हमने पॉइंट क्या लिखा है? फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इंडिपेंडेंट on its radius. It's basically not radius, it's shape and size. अगर हम पीछे जो डेरिवेशन करे थे उस डेरिवेशन में हमने देखा फाइनल रिजल्ट क्या आया? Q इनक्लोज डिवाइडेड बाई ε0, ये रिजल्ट आया था। तो जब हम फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे किसी क्लोज सरफेस से, तो उस क्लोज सरफेस का शेप क्या है, उस क्लोज सरफेस की साइज़ क्या है, इस चीज़ पे फ्लक्स इंडिपेंडेंट रहेगा। कैसे इंडिपेंडेंट है ज़रा इसको समझते हैं। तो हमने फ्लक्स का फॉर्मूला देखा है, तो फ्लक्स के जनरल फॉर्मूले में हमारे पास क्या आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया, इन्हीं का प्रोडक्ट था। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर फॉर्मूला कैलकुलेट करें तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है 1/4πε0 चार्ज बाई r²। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का रेडियस से कैसा रिलेशन है? इन्वर्स रिलेशन है। साथ में अगर r² को कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारे पास एरिया जो है वो
आर से कैसे रिलेशन में, डायरेक्ट रिलेशन ऑफ आर स्क्वायर, और जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो हमारे पास ये आर स्क्वायर डिनोमिनेटर का और ये आर स्क्वायर न्यूमरेटर का एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा। ऐसे कंडीशन पे हम कह सकते हैं कि जो फ्लक्स लिंक्ड हो रहा है क्लोज सरफेस से वो इंडिपेंडेंट ऑन द रेडियस ऑफ द कर्व सरफेस, ठीक है, क्लोज सरफेस। और अगर रेडियस पे इंडिपेंडेंट है तो हम कह सकते हैं शेप और साइज पे भी इंडिपेंडेंट है। तो इससे रिलेटेड अगर हम प्रॉब्लम की बात करें तो हमने कहा कि एक हमारे पास हमने एक सिलेंडर कंसीडर किया, उस सिलेंडर के अंदर हमने एक चार्ज रख दिया, चार्ज विच इज प्लेस्ड इनसाइड द सिलेंडर इज प्लस क्यू। अब इसी चार्ज को उठाया और हमने क्यूब के अंदर रख लिया, इनसाइड अ क्यूब, और फिर उसी चार्ज को मैंने उठाया, हमने स्फीयर के अंदर रख दिया उसी चार्ज को। तो क्या इन तीनों से जो फ्लक्स लिंक्ड होगी वो डिफरेंट होगी? तो अभी यहाँ पे हम जो पॉइंट पढ़ रखे हैं वो पॉइंट क्या है, द फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द सरफेस। सो ये कैसा सरफेस है इस पे वो डिपेंडेंट नहीं होगा, ये कैसा सरफेस है डिपेंड नहीं होगा, सिंपली तीनों के केस में तीनों का सरफेस डिफरेंट है। तीनों के कर्व सरफेस एरिया को, क्लोज सरफेस एरिया को अगर कैलकुलेट करा जाए तो तीनों के न्यूमेरिकल वैल्यू अलग आएंगे, बट हमने ये जाना है कि दिस फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑन डायमेंशन ऑफ द सरफेस, इट ओनली डिपेंड ऑन द चार्ज इन क्लोज। द चार्ज कितना है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो तीनों के केस में जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अब अगर हम इसी प्रॉब्लम को फिर से देखें तो अब मान लिया जाए, दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं कि हमने एक चार्ज लिया प्लस क्यू और उस चार्ज को एक सरफेस है क्लोज सरफेस S1, दूसरा क्लोज सरफेस जिसका रेडियस हमने डिफरेंट ले लिया है और वो है S2, और तीसरा क्लोज सरफेस है जिसका रेडियस हमने और भी ज़्यादा ले लिया और वो है S3। ये तीनों के तीनों क्लोज सरफेस कॉन्सेंट्रिक हैं। The three surfaces are concentric and the charge is placed inside a surface, closed surface number 1। मान लिया जाए रेडियस जो है सरफेस नंबर 1 का वो है r, रेडियस जो है सरफेस नंबर 2 का वो है 2r एंड रेडियस जो सरफेस नंबर 3 का है वो है 3r। तो आप मुझे बताओ कि तीनों के केसेस में फ्लक्स क्या होंगे। तो क्या फ्लक्स through surface number 1 is equals to flux through surface number 2 is equals to flux through surface number 3 होगा या नहीं होगा? तो हम देखें तो हमने अभी देख रखा है, जाना है कि फ्लक्स इंडिपेंडेंट होता है कि वो उसे किस कैसे शेप के या कैसे साइज के क्लोज सरफेस में रखा गया है। ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, चार्ज इन क्लोज। ऐसे कंडीशन पे सरफेस नंबर 1 से जो फ्लक्स होगा वही सरफेस नंबर 2 से और वही सरफेस नंबर 3 से। और वैसे भी अगर देखें तो जो लाइंस इस पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी वो सरफेस नंबर 1, 2 और 3 तीनों में भी उतने ही नंबर अटैच होंगे। तो फ्लक्स तो यही बताता है नंबर ऑफ फिल लाइंस अटैच टू एनी सरफेस। सो जो फिल लाइंस निकलेगी सरफेस नंबर 1 चार्ज से वो सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2 और सरफेस नंबर 3 तीनों में अटैच होगी। ऐसे कंडीशन पे तीनों के केसेस में फ्लक्स कैसा होगा, इक्वल होगा, ठीक है। पॉइंट है चार्ज रिसाइड आउटसाइड क्लोज सरफेस, आउटसाइड क्लोज सरफेस के अंदर जो बाहर जो चार्ज रिसाइड करेगा, सरफेस लिंक्ड फ्लक्स, फ्लक्स को लिंक करेगा क्लोज सरफेस से, बट इट्स इफेक्ट विल कैंसल आउट while calculating नेट फ्लक्स। तो हम ये पॉइंट जानते हैं कि जो चार्ज, मान लिया जाए हमने एक क्लोज सरफेस ले रखा है, दिस इज अ क्लोज सरफेस, और इस क्लोज सरफेस से एक चार्ज मैंने यहाँ रख दिया। ये चार्ज जो मैंने ले रखा है दैट विल बी द चार्ज Q1। इस क्लोज सरफेस के अंदर एक चार्ज है Q2। अब अगर देखा जाए तो दोनों चार्ज को अगर हम पॉजिटिव कंसीडर करें तो सबसे पहले Q2 से जो लाइंस निकल रही होंगी, फील्ड लाइंस, वो सरफेस नंबर
सरफेस नंबर नहीं, उस क्लोज सरफेस से लिंक्ड हो रही होंगी। अब ये बात करें कि इस क्लोज सरफेस से जो Q2 के कारण फील्ड लाइंस हैं वो लाइंस बाहर निकल रही हैं या अंदर आ रही हैं, तो हम कहेंगे इस चार्ज के कारण ये लाइंस बाहर जा रही हैं। सो दिस फ्लक्स इज कंसिडर्ड टू बी आउटवर्ड फ्लक्स, बाहर निकल रही हैं तो आउटवर्ड फ्लक्स। ओके, अब अगर देखें तो ये चार्ज हमने ले रखा है Q1। अब इस Q1 से भी लाइंस होंगी, तो हम देखेंगे क्या कि अगर इस Q1 से जो फील्ड लाइंस निकल रही है वो अगर इस क्लोज सरफेस के इस एंड से अटैच हुई तो वो यहाँ से फिर निकल भी गई। सो यहाँ से देखा जाए तो ये फील्ड अंदर आ रही है और यहाँ से वो फील्ड लाइंस बाहर चली जा रही हैं। तो जितने भी फील्ड, उसी तरीके से यहाँ से देखा जाए तो जो लाइंस इसके अंदर आएगी वो लाइंस यहाँ से बाहर निकल जा रही है। उसी तरीके से यहाँ से देखा जाए तो ये तो बाहर चली गई, जो यहाँ से अटैच हुई वो भी यहाँ से बाहर निकल गई। सो हम देखेंगे क्या कि इस जो चार्ज क्लोज सरफेस से बाहर रिसाइड कर रहा है उससे जो फील्ड लाइंस क्लोज सरफेस से अटैच हो रही हैं, किसी जगह पे इनवर्ड डायरेक्शन है उसका फील्ड का, तो दूसरे एरिया से वो आउटवर्ड डायरेक्शन, तो जितना भी फ्लक्स लिंक्ड होगा इससे उतना ही फ्लक्स यहाँ से बाहर भी निकल जा रहा है। तो नेट इफेक्ट में इसका कोई रोल नहीं है। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो चार्ज जो बाहर रिसाइड कर रहा है वो फ्लक्स तो लिंक कर रहा है सरफेस से, लेकिन अगर वो इनवर्ड फ्लक्स दिया है तो जितने अमाउंट में इनवर्ड फ्लक्स दिया है उतने अमाउंट में आउटवर्ड फ्लक्स भी दिया है। अगर वो आउटवर्ड फ्लक्स दे रहा है तो जिस मैग्नीट्यूड का आउटवर्ड फ्लक्स उसने दिया है उतने ही मैग्नीट्यूड का इनवर्ड फ्लक्स भी होगा, जिसके कारण उस चार्ज के कारण इनवर्ड और आउटवर्ड फ्लक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और नेट चार्ज में उसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम जो जानेंगे वो ये है कि फ्लक्स गॉस लॉ के फॉर्मूले का यूज़ जो है कर रहे हैं हम, तो उसके लिए हम बात करेंगे कि दिस गॉस लॉ, ठीक है। सो जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि गॉस लॉ को हम अप्लाई कर सकते हैं किसके कैलकुलेशन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन में, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन है कि जिस सरफेस के थ्रू हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं उस सरफेस पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, हो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो, तभी हम गॉस लॉ का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने में। तो ये हमने गॉस के 4 कैरेक्टरिस्टिक जानी और इन चारों कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हमने पीछे तीनों कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया। अब हमें ये फोर्थ पॉइंट देखना है कि गॉस लॉ का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या बताई गई है कि जिस सरफेस के से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे उस सरफेस में जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, तभी हम गॉस लॉ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम आगे देखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस लॉ for a charge distribution if it is symmetrical.